नमस्कार, स्वागत आहे नवीन एका व्हिडिओमध्ये. ज्या कोच सरांनी महाराष्ट्रामध्ये अनेक असे पट्टे घडवलेले आहेत, जे की त्यांचे शिष्य आहेत. आज हजारो तरुण ते घडवतात. कुस्ती क्षेत्रामध्ये खूप मोठं योगदान आहे आणि त्यांना मी शोधत आलोय. म्हणजे एक हिरा शोधलोय आपण. कुस्ती क्षेत्रामध्ये भरपूर मोठं योगदान आहे. सरांच्या माध्यमातून मुलाखतीतनं आपण जाणून घेणार आहोत. आणि विशेष म्हणजे पैलवान ओमकार शिंदे यांचं मनापासून आभारी आहे, कारण त्यांच्यामुळं हे शक्य झालं इथं येण्यासाठी. तो आपका स्वागत है, इतना कीमती समय आपने दिया है. थैंक यू ननेश्वर असोले जी. आपका भी कीमती टाइम जो आपने हमारे साथ शेयर किया है और आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत यहाँ धन्यवाद. और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे आपके वीडियो देखे हैं. ज़्यादातर कुश्ती के ऊपर ही है. कुश्ती के सेंटर, पहलवान और उनके कोचेज के साथ जो वीडियो देखे मैंने, उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई है. सर जी, कहीं सारे महाराष्ट्र के आपके चेले शिष्य जो कि आज बहुत बड़ा नाम है कुश्ती क्षेत्र में. पहली चीज़ तो उनके बारे में बताइए कि कौन कौन से पहलवान जो है कि महाराष्ट्र के हुए, जो कि मुंबई में आप थे, शाही में, अभी यहाँ पर जो ज्ञान लिया है कुश्ती का, उनके बारे में बताइए थोड़ा. एक्चुअली असोले जी, मैं 1987 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज ए रेसलिंग कोच ज्वाइन किया था. और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुई. और मेरे उस टाइम के जो तैयार किए हुए चेले हैं, पहलवान हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो है नितिन बारने, संदीप अप्पा बोंडवे और ननेश्वर कटके, रविंदर पाटिल, मोहन लकड़े, मोहन कोबड़े, सुनील लेमन, संजय माने और भी बहुत सारे पहलवान हैं, जिसमें ओमकार शिंदे भी है, जो कि बहुत अच्छा रेसलर था अपने महाराष्ट्र का. अजय बावड़े है, अमृत रेडेकर है, शुभम थराट है. ऐसे बहुत सारे लड़के जो हमने तैयार किए और गांव से ढूंढ के उनको टैलेंट के बेस के ऊपर हमने सर्च किया और उन पहलवानों को भर्ती किया. जिसमें रंगराव हरने भी है, वो भी इंटरनेशनल पहलवान था. इसमें बहुत सारे और भी कई सैकड़े पहलवान हैं जो हमारे टेनओवर के अंदर, जिनको हमने ट्रेनिंग दिया और उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो फैसिलिटी दी गई. और उसमें बहुत सारे लड़के जो इंडियन रेलवे में भर्ती हुए और आर्मी में भी बहुत सारे हमारे पहलवान भर्ती हुए. लेकिन उस टाइम जब मैं था, उस टाइम जो स्कीम थी वो 22-23 साल तक थी, उसके ऊपर नहीं थी जी. अगर 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल तक वो स्कीम होती तो हमारे बहुत सारे लड़के इवन के वर्ल्ड में मेडल आ सकते थे, इवन ओलंपिक में मेडल आ सकते थे. जिसमें रवि पाटिल है, जो रविंदर पाटिल है जी, वो एक बहुत टैलेंटेड रेसलर था. वो वर्ल्ड क्लास रेसलर बन सकता था, लेकिन वो फिर अखाड़ों में जाके उनको जो वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ट्रेनिंग मिलती है. तो जब मैं देखता हूँ, और मैंने कोचिंग के साथ साथ जब वहाँ कोचिंग किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो मुंबई कांदेवाली में है, उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कांदेवाली है, वो तो एक सेंटर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 रेसलर या 25 रेसलर की सीट है, उतनी रख सकते हैं. लेकिन हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाई अथॉरिटी जो है, उनके साथ कांटेक्ट किया, अपने ऑफिसर के साथ कांटेक्ट किया, जो हमारे साथ उस टाइम हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर थे, रीजनल डायरेक्टर वगैरह. उनको हमने समझा के, उनको गाइड करके हमने महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे रेसलिंग के सेंटर खोले. जिसमें कोल्हापुर में है जी, कहाँ है कोल्हापुर में, और कस्बा बोड़ा है, उसके बाद सांगली है, अमरावती है, अहमद नगर के अंदर सेंटर है, आर्मी का बीजिंग सेंटर है, और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है ASI गुरपड़ी में, वहाँ स्कीम खोली. नासिक में तो और भी बहुत सारे सेंटर, तकरीबन 20-22 सेंटर मैंने स्टार्ट किए. डिपार्टमेंट को समझा के, और उसमें कम से कम एक सेंटर में
30 से 35 लड़के जो है हमने सेलेक्ट किए, हर साल करते हैं। उनको स्पोर्ट्स किट, उनको कैश मनी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है, उससे कम से कम 500-600 रेसलर महाराष्ट्र में जो है हर साल ट्रेनिंग करता है और उनको फैसिलिटी मिलती है। उसमें बहुत लड़के जो है, लड़के और लड़कियां जो है इंटरनेशनल बने और बन रहे आगे। मंडळी, विषय म्हणजे तुम्हाला सरांबद्दल जर सांगायचं झालं, कुस्ती क्षेत्रामध्ये तर खूप मोठं योगदान आहेच। तुम्हाला विशेष म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की दंगल पिक्चरचे जे आमिर खान आहेत आणि त्यामध्ये जे फोगाट फॅमिलीचे जे किरदार जे काय म्हणतो आपण अभिनय केलेला आहे, ते सगळे जे आहे ते सरांकडनं ट्रेनिंग घेतलेले आहे। त्याबद्दल पण पुढे आपण जाणून घेणारच आहोत आणि बरेचसे सिने अभिनेते जे आहेत इथं सरांकडे येऊन ज्या ट्रेनिंग घेतलेले आहेत ते पण सरांकडनं जाणून घेणार आहोत। त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला जे की महाराष्ट्रातले पैलवान आहेत त्यांचं नाव वाचून अगोदर पूर्ण लिस्ट काढलेली, कदाचित यातले राहिले पण असतील तर सर जी इनके बारे में भी थोड़ा बताएंगे कि महाराष्ट्र के कौन कौन से पहलवान हैं। अभी तो नाम इधर मैं मराठी में लिखा हूँ, मैं ही पढ़कर दिखाता हूँ हमारे प्रेक्षकों को। पहलवान संदीप बोडवे आहेत, ओमकार शिंदे आहेत, नितीन भारणे आहेत, रवींद्र पाटील, मोहन खोपडे, अशोक माने, निवास वातकर, संजय क्या सर पूरा? संजय माने है, विकास जाधव, संजय घोड़के, नामदेव बडरे, मोहन बडरे, सुनील लिमन, रंगराव हरणे, ज्ञानेश्वर कटके यानी माऊली कटके, ओमकार शिंदे, मोहन लकडे, शुभम थोरात, केदार पाटिल, सचिन पाटिल, कांबळे का नाम क्या है सर? अशोक कांबळे, दिलीप सिंह गाड़ीवाले, कुंदन यादव, आतिश आवळे, चंद्रकांत बारसे, महेश बोरसे, जगदीश चौधरी, संजय भुजबळ, प्रगती गायकवाड, अजय बांबळे। आता यात बरेचसे नावं घेतलेले आहेत, त्यामधील कदाचित मला वाटते काही लक्षात पण नसेल, विसरले पण असेल, काहींचं नाव चुकला असेल तर क्षमा असावी। तो ज़्यादा खुशी यही है, इसमें से बहुत सारे जो रेसलर है उन्होंने रेसलिंग तो बहुत अच्छी किया, नेशनल में मेडल जीते हैं, इंटरनेशनल रेसलर बने हैं और वो इंसान बहुत बढ़िया बने हैं। और उन्होंने अपने पर्सनल उन्होंने अखाड़े खोले हैं, जिसमें संदीप बोंडवे का नाम है जो महाराष्ट्र की शान है और उसने कुश्ती के लिए बहुत काम किया, अपनी जेब से पहलवानों के लिए, पहलवानों की खुराक का, पहलवानों को रहने का और आलीशान हॉस्टल उसने बनाए, ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की दी और बहुत सारे कोच रखे हैं। उसमें हमने भी उनको जाके ट्रेनिंग कराई, उनके सेंटर के अंदर आए, उनके बोले कई लड़कों ने नेशनल में मेडल जीते, इंटरनेशनल रेसलर बने और कुश्ती के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा किया। ऐसे मोली कटके है, रविंद्र पाटिल है, वो सारे देश की, महाराष्ट्र की तो शान है ही है, वो देश की शान है क्योंकि उनके जो रेसलर है आगे पूरे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और अड़पटी अखाड़ा जो सांगली में है, बडरे ब्रदर्स, वो भी मेरे चेले हैं। तो अशोक माने है कोल्हापुर में जो मोती बाग तालीम का, वहाँ यहाँ एक समय में युवराज पाटिल जो है जिसने सतपाल को चित किया था, उसी अखाड़े का वो आज उस्ताद है। तो हमें उन सबको देख के खुशी होती है जब भी हम महाराष्ट्र में जाते हैं। तकरीबन मैं जाता रहता हूँ रिटायर होने के बाद, जैसे 2019 में अप्रैल में मैं रिटायर हुआ, तो उसके बाद भी मेरा जाना आना रहता है। हमारा बहुत एक दूसरे से मिलना जुलना है, कुश्ती की बातें सब करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। जी सही है, आपने तो बताया कि महाराष्ट्र के बारे में, बहुत सारे पहलवानों के बारे में बताया और जो महाराष्ट्र और पंजाब का रिलेशन है पहले से ही ऐतिहासिक रिलेशन है और आपका तो दिल से जहाँ शरीर इधर हो तो आपका दिल जो आधा है उधर महाराष्ट्र में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि महाराष्ट्र का और पंजाब का बहुत गहरा रास्ता जो है रिश्ता है। और मैंने तो जो इतिहास पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ा है, उसमें जो हमारा जो सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो दुनिया का बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके अंदर जो संत नामदेव जी हुए हैं महाराष्ट्र के, बहुत बड़े संत हुए हैं, उनका भी जो वाणी है वो हमारे धार्मिक ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें वाणी उनकी मिलती है। वो भी गुरु नानक देव साहब के टाइम के संत थे, बहुत बड़े और अच्छे संतों फकीरों को जो है बड़े
उनको जो सच्चा जिन्होंने काम किया उनका जो वाणी दर्ज है। और नामदेव जी ने जहाँ पंजाब में रह के भक्ति भी किया है, गुरदासपुर के अंदर एक गुमान करके गाँव है गुमन, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत लंबे टाइम भक्ति किया है। महाराष्ट्र के लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। और सर जी, कुश्ती क्षेत्र में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है महाराष्ट्र में, क्योंकि इतने आपके जो शिष्य है अभी हजारों लोग उनके हाथ से बन रहे, उनके चेले जो आए अभी अच्छे अच्छे पहलवान आए, तो आपका भी बहुत योगदान है जो कि महाराष्ट्र कुश्ती बढ़ाने के लिए। महाराष्ट्र कुश्ती के लिए क्या आप 2 शब्द बोलिए, उनके बारे में कैसी लगती है महाराष्ट्र की रेसलिंग में? ऐसा है, हमारा जो हम भी एक गाँव खेड़ापाड़ा से ही निकले हुए हैं, तो खेड़ापाड़ा से ही हमने कुश्ती स्टार्ट किया था, हमारा एजुकेशन आगे के आगे। तो हमारे एक मन में था, जैसे महाराष्ट्र में मेरी पोस्टिंग हुई तो वो लोग जो है उनके साथ जब मिलना जुलना हुआ तो वो भी लोग हमारी तरह लगे। जी सर, वो पोस्टिंग कब हुई थी उधर? 1987 31 मार्च 1987 में मेरी महाराष्ट्र में पहली पोस्टिंग हुई थी। और उसके बाद फिर मैं लगातार बहुत साल, तकरीबन 18 साल वहाँ काम किया। उसके बाद में फिर 2014 से लेके 2019 तक फिर मेरी पोस्टिंग बॉम्बे सेम प्लेस पे हुई, और वहीं से मैं रिटायर हुआ चीफ रेसलिंग कोच। कहाँ पोस्टिंग हुई थी पहली महाराष्ट्र में? यवतमाल एक डिस्ट्रिक्ट है नागपुर के पास, वहाँ मैं थोड़ा टाइम रहा। और वहाँ भी लड़के हमने जो स्टेट लेवल के तैयार कर दिए थे 2-2.5 साल के अंदर। उसके बाद फिर मेरी लगातार बॉम्बे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो हॉस्टल स्टार्ट किया था, ये एक टाइम फिजिकल कॉलेज होता था, तो जिसमें हमारे जो चीफ रेसलिंग कोच थे, आज तो वो दुनिया में नहीं रहे, वो महाराष्ट्र के थे सबसे पहले जो कोच थे रेसलिंग के, श्री बीवी भागवत। वो भी उन्होंने पढ़ाई वहाँ बॉम्बे से वो फिजिकल कॉलेज में किया था। बहुत सालों से बंद था, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया था। सर जी, कई सारे पहलवानों को आपने कोचिंग किया तो है, इंडिया कैंप में भी थे, और इंडिया कैंप में जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको मार्गदर्शन थे। कौन कौन से पहलवान थे उसको आपने मार्गदर्शन किया है? एक्चुअली मैं इंडिया टीम का जो कोच बना वो 2002 से बना था। उस टाइम मैं जो जूनियर एशिया टीम का कोच था, और हमारी टीम फर्स्ट आई थी। वो ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। उसके बाद में फिर बीच बीच में कैंप मिलते थे, नेशनल कैंप। तो उसके बाद में 2007 से 2010 तक लगातार मैं 4 साल जो है इंडिया टीम का कोच रहा। उसमें जो सारे लड़के जो जितने भी पहलवान टॉप के 2007 से पहले का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए इंडिया टीम का, वो बहुत डाउन था जी। और 2007 से फिर हमारे साथ चीफ रेसलिंग कोच जो हमारे थे वो PR सोंधी थे। बाद में जगमिंदर सिंह जी चीफ कोच रहे, हम नेशनल कोच उनके साथ रहे। हम सब ने मिलके काम किया। और उसके बाद में जो कॉमनवेल्थ गेम भी 2010 में दिल्ली होना था, तो बहुत सारे पहलवानों को एक्सपोजर मिलते थे। बाहर ट्रेनिंग के लिए कैंप लगते थे, कंपटीशन होते थे। तो 2007 में जैसे हम कैंप में आए तो हमारा कैंप जो है हिमाचल में शलारू एक HATC सेंटर है, वहाँ लगा था। उसके बाद पटियाला, देन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पूना, फिर लगातार सोनीपत कैंप रहे। तो हमने फिर जो इंडिया टीम के जो रेसलर थे उनके ऊपर फिर हमने काम किया, उनको मेहनत करवाई सब ने मिलके। हमारे साथ फॉरेन कोच भी था। तो उस टाइम जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जी। और उसके बाद फिर आगे फिर जोगेश्वर दत्त, सुशील, उन्होंने वर्ल्ड में भी मेडल लिए, ओलंपिक में भी मेडल लिए। और उसके बाद में फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई जी। उसके अंदर इंडिया ने बहुत सारे रेसलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा रेसलिंग में मेडल आए थे, फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन और लड़कियों में। देन उन दिनों में ही जो सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इंडिया की टीम गई थी अपने रशिया ओलंपिक स्टेडियम में हुआ था वर्ल्ड चैम्पियनशिप। उसमें मैं अकेला ही जो था, भारत सरकार की तरफ से मेरी चोन हुई थी एज ए कोच इंडिया टीम के साथ। उस टाइम पहली बार जो है सुशील कुमार जो वर्ल्ड चैम्पियन बना, तो मैं उनका ऑफिशियल कोच हूँ उस टाइम का। भारत सरकार ने मुझे 10 लाख कैश अवार्ड भी दिया जी। और उनके मेडल जीतने के बाद ही
जो इंडिया की कुश्ती एकदम दबी हुई थी वो ऊपर आनी शुरू हो गई, और सब लोग पहलवानों में ये मन में आ गया कि अगर सुशील ने मेडल लिया तो हम भी मेडल ले सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ गया। आत्मविश्वास बढ़ गया। जैसे अभी रेसलिंग के लिए, कंपटीशन के लिए अनेक राष्ट्रों में जाना पड़ा, देशों में जाना पड़ेगा। मतलब कितने कंट्री का टूर हो गया इस कारण? मैं तकरीबन 35 से 40 कंट्री का टूर लगा चुका हूँ इंडिया टीम के साथ। बाहर जो है कोचिंग कैंप भी उनके लिए है, और ज़्यादातर ये अपने मतलब बहुत सारे कंट्री है, कोई ऐसा कंट्री, थोड़े कंट्री छोड़ के बाकी जितने भी कुश्ती के कंट्री है मैं सभी एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट्स और एशिया चैम्पियनशिप्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैम्पियनशिप जो बहुत सारे कनाडा में हुए हैं, यूएस में हुए हैं और ईरान में हुए हैं, और अपने जर्मन में, इटली में, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मन में, और भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ हमारी इंडिया टीम गई है और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और देश का जो रेसलर है उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। क्या एक्सपीरियंस रहा उन देशों में जाने के बाद कि जहाँ की, यहाँ इंडिया में कैसी कुश्ती है, और कई सारे 40 से ज़्यादा तो आपने तो टूर किया है, जाना हुआ इंडिया और अदर कंट्री के बारे में जो बताइए थोड़ा, हमारे रेसलर को भी पता चला कि दोनों में क्या फ़र्क है। वो जो बाहर के रेसलर है ना वो टेक्निक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका जो स्पीड वर्क है, टेक्निक है, वो सारा उनका जो सिस्टम रहता है इस टाइप का रहता है। हमारा थोड़ा क्या है, डंड बैठक से शुरू होता है काम, तो जो जिससे कुश्ती स्लो हो जाती है, तो हमें जो है अलग अलग तरह की ट्रेनिंग एज के हिसाब से, जैसा एज ग्रुप है हमारे क्या है, हमारे देश में ऐसा है कि रेसलर जल्दी से जल्दी परफॉर्म करे, वो उससे परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है। सही टाइम पे सही वक्त के ही ऊपर परफॉर्मेंस का आना ज़रूरी है। वो ट्रेनिंग से होता है जी। वो एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए सिस्टम बनने चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए, कंपटीशन कहाँ कब होगा, कैंप कहाँ लगेंगे। और दूसरा हमारे को सबसे बड़ी बात है, जो भारत सरकार ने सबसे अच्छा जो काम किया, हमारे को एक्सपोजर बहुत मिले है बाहर टीम के साथ मैच खेलने का और कैंप लगाने का, उनके साथ प्रैक्टिस करने का। उसके पहले जो है इंडिया टीम बहुत कम बार जाती थी, कोचिंग कैंप कभी कभी लगता था, लेकिन 2007 के बाद लगातार कैंप जो लगने शुरू हो गए, उससे जो हमारे रेसलर ने भी फिर देखा कि हम भी किसी से कम नहीं है, और उनको नेक टू नेक फाइट देते रहे। जीत हार तो चलती रहती है, जो लड़ेगा वो हारेगा भी और जीतेगा भी। फिलहाल के टाइम पे मुझे तो लगता है कि इंडिया और उसमें तो हरियाणा, महाराष्ट्र टफ फाइट देने वाला स्टेट भी है, देश भी है, कि बाहर के पहलवानों को फाइट दे सकते हैं हमारे जो रेसलर है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो जो महाराष्ट्र है ना, हरियाणा के लड़के जो है, जो लोग हैं, उनका वो एक अपना कित्ता बना के चलते हैं। कित्ता मतलब एक मतलब मैं खेती करनी है, जहाँ मैं बिजनेस करना है, ऐसा वो उनका मतलब एक कुश्ती का बिजनेस समझ लो। वो दिल से मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। उनका यही है, अभी हमने कुश्ती करनी है। हर घर में जाके देखो, उनका खान पीन जो रहन बहुत अच्छा है, और वो लोग अपनी नौकरी के लिए, वो भी गरीब हमारे जैसे लोग ही है, और वो मेहनत बहुत करते हैं और सीखते हैं, उनको सीखने की भावना ज़्यादा है। अगर महाराष्ट्र को टक्कर दे सकता है तो अपना हरियाणा को अगर टक्कर दे सकता है तो महाराष्ट्र एक है। और महाराष्ट्र में बहुत टैलेंट है और गरीबी भी है बहुत ज़्यादा। जो पहलवान है ज़्यादातर गरीब होते हैं, उनको पूरी डाइट नहीं मिलती। अगर भारत सरकार उनके थोड़ा डाइट का और अच्छा इंतजाम करे तो राहुल वारे जैसे, रविंद्र पाटिल जैसे बहुत सारे पहलवान आगे आ सकते हैं जो देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो ओलंपिक में सबसे पहले मेडल लिया था वो केडी यादव ने लिया था, वो भी आपके कोल्हापुर सतारा का था। तो उसके बाद में फिर जो है सुशील और जोगेश्वर दत्त और इन्होंने मेडल जीते हैं। तो महाराष्ट्र में बहुत टैलेंट है, टैलेंट पंजाब में भी बहुत है, लेकिन हमारा जो टैलेंट है मिट्टी में चला गया।
जी जी हाँ सर, आप तो पंजाब के बिलोंग करते, पंजाब से, और मैं कई सारे दंगल पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया। अभी तो मैं सर के घर ही हूँ जालंधर पे, तो मैं कई सारे जो कुश्ती के दंगल देखा है। मिट्टी में बहुत बड़े बड़े पहलवान है, फेमस है, खर्चा भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन मुझे तो यहीं पे मैट पे ज़्यादा रेसलर नहीं दिखाई देते। कहीं अखाड़े पे गया तो कहीं तो मैट की सुविधा भी नहीं है। इनके बारे में आप क्या बताएं? इसका कारण एक ही है, जैसे हम लोग थे, हम एक नॉर्मल पहलवान थे जी, इतना भी नहीं, क्योंकि बहुत तगड़े थे, लेकिन हमने पढ़ाई किया है, उसके साथ साथ पहलवानी भी किया, जो कोर्स किए हैं उसकी बदौलत हम कोच लगे हैं। लेकिन क्या है, कुछ सालों से जो है नौकरी बंद है बिल्कुल जी। नौकरी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। पहले जल्दी पुलिस में भर्ती करते थे, बीएसएफ में भर्ती करते थे, आर्मी में कंपटीशन होने के बाद लेके जाते थे, चलो भर्ती हो, मैं आपको एएसआई ले लेता हूँ, थानेदार, मैं आपको क्लर्क रखता हूँ, मैं आपको ये रखता हूँ डिपार्टमेंट। अभी कोई नौकरी के कोई चांसेस है नहीं के। दूसरा, लोग गरीब आदमी को पहलवान नहीं लगती है, जो अमीर आदमी वो पहलवान नहीं करता, वो पसीना ही नहीं निकालता। अगर वो निकालेगा 2-4 साल के अंदर ही अपना पसीना निकाल के बंद कर देगा। इस करके सबसे बड़ा कारण तो यही है यहाँ पंजाब में। दूसरा क्या है, जो मिट्टी के दंगल है वो बहुत बढ़ गए हैं। वो एनआरआई जो बाहर के बंदे हैं वो पैसा खर्चा करते हैं, उनका शौक है कि भाई यार हमारे गांव में कुश्ती होती थी, हमने कुश्ती कराना है और मिट्टी की कुश्ती कराना है। मिट्टी में बहुत सारी कुश्ती जो है वो मिलके होती है। नूरा कुश्ती पंजाब में सबसे ज़्यादा है। हाँ, कुछ पहलवान है जो बिल्कुल काटा कुश्ती लड़ते हैं। हम तो दंगलों में जाना भी छोड़ दिया है। जो दंगल होते हैं ना मिट्टी के, उसमें जाके वहाँ जाके बड़ा मन जो दुखी होता है, ख़राब होता है। कितनी मिलके कुश्ती हो रही है, 6-6 फुट के जवान है, ये सुशील नहीं बन सकते, ये जोगेश्वर दत्त नहीं बन सकते, ये बजरंग पूनिया नहीं बन सकते, क्या इनमें क्या कमी है? लेकिन वो पैसा मिलता है। अब नौकरी नहीं है तो वो पैसा तो उन्होंने लेना ही है। जिसकी कुश्ती नहीं होती वो नूरा लड़ता है। और यहाँ मैं बताऊँ पंजाब में 150-50 160-60 किलो कोई पहलवान है जी, जिनका इतना वजन है। 100 किलो से तो 100 kg से नीचे तो कोई दिखता ही नहीं आपको। आप भी दंगलों में घूमे हुए, बड़े बड़े और कितने कितने बड़े नाम हैं, गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, भैंस है, और कैश अवार्ड है, गोल्ड है, पैसे की कोई कमी नहीं। अब उन्होंने पहलवानों ने भी सोचा कि अगर यार नौकरी नहीं है, कल को भूखे तो मरना नहीं है, घर वाले नहीं रोटी देंगे, ज़मीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो हम क्या करें, हम अपना कम से कम 2 करोड़ 1.5 करोड़ 4 करोड़ रुपये इकट्ठा करें, कल को अपना परिवार भी पालना है, अपने बच्चे पालने हैं। तो मैट पे तो ऐसा कुछ है नहीं का, इतना कैश अवार्ड नहीं है। लेकिन करियर के बारे में तो है, अभी जॉब वगैरह तो उसमें से मिलता है? कैरियर नहीं है, जॉब बहुत कम है। जॉब कॉरपोरेशन जो है सिटी की, उसमें भी मिलनी चाहिए, म्यूनसिपैलिटी में मिलनी चाहिए, और इवन गांव का पंचायत है उसको भी कुछ परसेंट खिलाड़ी रखने चाहिए। और दूसरे जो बड़ी बड़ी जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं जो करोड़ों रुपया माल कमाती है, पैसा कमाती है, उनको भी खिलाड़ी रखने चाहिए। और अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो बिजनेसमैन लोग जो है उनको, बिरला, टाटा, इनको सब खिलाड़ी भर्ती करने चाहिए। तो अपने आप जो स्पोर्ट्स ऊपर आ जाएगा। और जब स्पोर्ट्स ऊपर आ जाता है, जो खिलाड़ी जो मेडल ले लेता है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको सोचती है, पैसा देती है अपना नाम बढ़ाने के लिए। अदरवाइज ग्रास रूट पे कुछ नहीं है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत कर रही है, जितना करना चाहिए वो भी नहीं कर रही। चाहे बेशक मैं उसी डिपार्टमेंट से ही रिटायर हुआ हूँ। सही तो बात यही सर, लेकिन बहुत सारे अभी रेलवे है जो कि आर्मी है, बहुत सारे रेसलर उसमें अभी जॉब करते हैं। आपके अनेक लड़कों को, अनेक चेले जो आपके अभी रेलवे में, पुलिस में, आर्मी में है, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। करियर तो है लेकिन थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं जब कुछ एक्सपीरियंस बढ़ जाता है आदमी का एज के हिसाब से, जब 2014 जलंधर से मेरी पोस्टिंग वहाँ बॉम्बे में हॉस्टल में दोबारा हुई, साई में, तो मेरे बहुत सारे लड़के थे जिनको मैंने, जो छोटी एज के थे, जिनको आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी एक स्कीम है आर्मी की, उसको फंडिंग स्पोर्ट्स अथॉरिटी करती है। लेकिन जब बच्चा 17.5 साल का हो जाता तो उस लड़के को ऑटोमेटिकली वो आर्मी में भर्ती हो जाता। उसकी खुराक वगैरह सब आर्मी देती है, आर्मी के कोच ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी कोच वहाँ पोस्टिंग होती है उनकी। और मैंने बहुत सारे लड़कों को आर्मी बॉय स्पोर्ट्स, कम से कम
60-70 लड़के जो है मैं आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में भर्ती किए हैं, जिसमें बीजी सेंटर पूना है, ASI पूना में है आर्मी स्पोर्ट्स बॉयज़ कंपनी, देन आरटी सेंटर नासिक, और हैदराबाद में इधर बेलगांव में भी लड़के भेजे, जिसमें अमृत रेडेकर जो है उसने कई बार नेशनल में मेडल जीते। अमरवीर संघा है मेरा सखा भतीजा है, वो ग्रीको रोमन के अंदर उसने जो है नेशनल जो है आर्मी की तरफ से खेल रहा, पंजाब में भी वो कई बार उसके मेडल आया, वो भी 7 साल पहले मैंने भर्ती करवाया था, वो अपने टैलेंट बेस पे हुआ है। ऐसे बहुत सारे लड़के जो है आज आर्मी में, कोई हौलदारी पे है, कोई नायब सूबेदारी पे है, तो हमने उनको खुशी किया कि इनको छोटी एज में ही भर्ती करा दो, क्योंकि बाद में जो है नौकरी मिलने वाली नहीं है। जी नहीं। सर जी, अभी NIS आपने कब किया और ज्वाइन तो बताया पहले ही, पोस्टिंग आपकी महाराष्ट्र में हुई, और एजुकेशन के बारे में भी हमारे जो प्रेक्षक है, आपके बहुत सारे चेले, वो भी जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन भी क्या हुआ और NIS कब किए, रेसलिंग में कब ज्वाइन हुए, उनके बारे में बताइए। ऐसा है, हमारा जो गाँव है एक पंजाब का बहुत बड़ा गाँव है, जिसका नाम है काला संघिया जी। वहाँ संघा नाम के जो किसान लोग हैं, वहाँ जो संघा जो है सरनेम है, जिसको गोत बोलते हैं, वो हमारा संघा गोत है, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट कपूरथला से बिलोंग करते हैं, और मैं रहता जहाँ जलंधर में हूँ। जलंधर और कपूरथला का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, जहाँ से हमारा गाँव जो है वो 12-13 किलोमीटर है जी। और जो बेसिक मेरी जो एजुकेशन हुआ है वो हमारे गांव से ही हुआ है, सरकारी स्कूल है, 9वीं तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। 9वीं क्लास के बाद एक गांव आता है इधर, नकोदर पड़ता है इधर जलंधर में जी। उसके पास एक श्री करके गांव है, वहाँ स्पोर्ट्स स्कूल है, स्टेट लेवल का होता था, तो उसमें मैं ट्रायल देके उसमें मेरा एडमिशन हुआ था, और मेरा खाना पीना रहना ट्रेनिंग, सोचा सिंह रंधावा कोच थे हमारे, तो आजकल वो न्यूजीलैंड में चले गए हैं, तो उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया और मैंने वहीं से रेसलिंग जो है मैं शुरू कर दिया था। कहाँ से? न्यूजीलैंड से? नहीं, इधर अपने जलंधर डिस्ट्रिक्ट में जो स्पोर्ट्स स्कूल, फिर उसके बाद जलंधर स्पोर्ट्स स्कूल, देन स्पोर्ट्स कॉलेज, देन एक बरजिंद्रा कॉलेज करके है फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैं ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1983-84 में मैंने जो NIS नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स पटियाला, वहाँ से कोचिंग का कोर्स किया, रेसलिंग कोच। यानी अदर कंट्री में भी जाना पड़ा, उधर भी पढ़ाई करने के लिए गए? हाँ जी। तो है वहाँ की रेसलिंग पढ़ाई जो ये NIS कर रहे थे कोचिंग उधर, तब उधर की और महाराष्ट्र में कोई डिफरेंस लगा क्या आपको, कोई फर्क लगा? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो जो इंडिया में बहुत फैसिलिटी है इसकी, जो इक्विपमेंट के बारे में, जो जब 2010 के बाद जो कॉमनवेल्थ गेम हुई जैसे ना, कॉमनवेल्थ गेम के बाद इक्विपमेंट सारा इम्पोर्टेड आने लग गया, तो जितना डाइट चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स सेंटरों में जो साई के सेंटर है वहाँ तो डाइट ठीक है, लेकिन जो अखाड़े हैं खेड़ापाड़ा में, अखाड़े जहाँ से खिलाड़ी तैयार होके आते हैं ना, उनके लिए डाइट की कमी है। बाकी ठीक है, जो भी है बच्चे अपने घर से खाते हैं, उनके पेरेंट्स करते हैं, और फ़ॉरेन में भी ऐसा ही है, लेकिन फ़ॉरेन के अंदर ये है, ये कैश अवार्ड वगैरह कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो लड़के सीधे DSP भर्ती होते हैं और तहसीलदार भर्ती होते हैं, SDM होते हैं। नहीं कुछ नहीं है वहाँ। मैं सारा वर्ल्ड देख के आया हूँ। थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और लड़के अपने शौक से, इंटरेस्ट से खुद करते हैं, इतने कैश अवार्ड नहीं मिलते जितने इंडिया में मिलते हैं। इंडिया में लोगों को घर मिल जाते हैं, फ्लैट मिलते हैं, गाड़ियाँ घोड़े मिलते हैं, सब इतना फैसिलिटी वहाँ नहीं मिलती। जो हाँ, लोग बेसिकली लोग तगड़े हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक है हेल्थ उनका तगड़ा है हमारे से, जो लेकिन नाम के लिए, शौक के लिए वो करते हैं, करते हैं। हाँ, कंट्री के लिए करते हैं, उनके कंट्री के लिए उनमें भावना बहुत है। तो हमारे में इतना नहीं है, हम देश का खा के भी हम देश के लिए नहीं करते, जबकि हमारे को ये सोच होनी चाहिए, हमारा जो देश है ये है तो हम हैं। सही है, देश तगड़ा होगा तो हम तगड़े होंगे। सर जी, आपने तो रेसलिंग में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आपके जो दोनों बच्चे हैं, एक लड़का तो आर्मी में कर्नल है, उनकी पत्नी यानी आपकी बहू भी, वो भी देश सेवा कर रहे, और दोनों भी लड़के अच्छी तरह से उनका करियर चालू है। उनके बारे में बताएं, वो पोस्टिंग कहाँ पे है, कौन से पोस्ट पे है?
मैं समझता हूँ ये सब ना आदमी तो कोशिश करता है, लेकिन भगवान की कृपा से होता। अगर भगवान की कृपा करता है तो सब कुछ होता है। कोशिश तो हर आदमी करता है। और जो हमारे बच्चे, मेरी फैमिली मेरे तकरीबन साथ ही रही है। दोनों बच्चे महाराष्ट्र में रहे बड़े। एक का तो जन्म उधर का ही है, छोटे का। और जो बड़ा बेटा है ना, वो बॉम्बे में सबसे पहले सेंट जोसेफ स्कूल है, उसमें उसने पढ़ाई किया 4-5 साल। तो छोटे जो है फिर उसके बाद इधर आ गया। फिर कपूरथला में क्राइस्ट किंग स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, उसमें पढ़े। फिर जलंधर में बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें पढ़ाई किया। फिर बड़े बेटे ने जो है LPU लवली यूनिवर्सिटी है, जहाँ इंडिया की फेमस यूनिवर्सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग किया। उसके साथ साथ वो यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिकेट भी खेला। जो छोटा लड़का है वो जब 10 साल का था तो मैंने उसको रेसलिंग स्टार्ट करा दिया था, और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो 4 बार जो स्कूल का चैम्पियन है, 14 साल में, 17 साल में, 20 में और सीनियर में 4 बार लगातार उसने। एक पंजाब का वर्ल्ड क्लास रेसलर है इस टाइम, उसको 4 बार हर साल उसने फाइनल में उसको हराया है। और उसके बाद फिर उसने मेरे को बोला मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ फॉरेन में। फिर मैंने न्यूजीलैंड उसको स्पोर्ट्स स्टडी पे ग्रेजुएशन कराई, राजवीर संघा उसका नाम है। तो उसके बाद फिर स्टडी करने के बाद वो कनाडा में सेटल हो गया। अभी वो PR है कनाडा का, और उसकी वाइफ भी जो है वो भी PhD है। अच्छा। तो दोनों अपना जो है अभी वहाँ काम कर रहे हैं। तो जो बड़ा लड़का है वो फिर उसने जो है बोर्ड पास किया आर्मी का, वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ। उसके बाद में आस्ते आस्ते वो आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, और भगवान की कृपा से शायद नेक्स्ट ईयर वो कर्नल बनेगा। तो उसकी वाइफ जो है वो भी ऑफिसर है, वो भी लेफ्टिनेंट भर्ती हुई थी। वो आज मेजर है आर्मी के अंदर। दोनों बच्चे गस्ट ऑफिसर है। गर्व की बात है, देश सेवा कर रहे हैं आज। हाँ जी। हमारे सबसे पहले हमारे लिए यही है, देश सेवा है, बाकी कुछ नहीं है। आप कुश्ती का सेवा कर रहे हैं, यानी देशी सेवा है, और वो भी राष्ट्र के लिए पूरा समर्पित है। बहुत अच्छी फैमिली है, और गर्व की बात है कि सब अच्छे फैमिली वाले हैं, और आप अपने जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। सर जी, रेसलिंग की बात करें तो आप तो नामे एक कोच है, और पहलवानी की लाइफ में भी बहुत सारे कुश्ती हुई होगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई फैमिली में आपका पिताजी हो, दादाजी हो, कोई रेसलिंग में थे क्या, पहलवानी करते थे क्या? हमारे घर में वैसे कोई खिलाड़ी तो नहीं था। हम बड़ा परिवार था, 5 भाई 1 सिस्टर है। लेकिन हमारे जो पिताजी का ना एक सपना था, शौक था जी, मेरा कोई ना कोई बच्चा जो है स्पोर्ट्समैन बने जी। और हमारे गांव में दंगल होते थे, बड़े बड़े कुश्तियाँ होती थी, आसपास भी होती थी। तो हमने भी आसपास के जो पहलवान थे हमारे गांव के, उनको देख के हमने भी कुश्ती स्टार्ट कर दिया। तो मैं कई बार अपने पंजाब जूनियर सीनियर में फर्स्ट आया हूँ, और यूनिवर्सिटियों में गोल्ड मेडल जीते हैं, जैसे पढ़ाई के साथ इंटरवर्सिटीज़ वगैरह, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज़ खेले। फिर नेशनल खेले 4-5 बार, सीनियर नेशनल खेला। और एक बार मेरा नेशनल में जो है अजमेर 1981 के अंदर, अजमेर के अंदर मैं नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था। और जूनियर का जो नेशनल कैंप होता है इंडिया का, कनाडा जानी थी टीम, वो मैं कैंप अटेंड किया था, लेकिन मैं बीमार हो गया और ट्रायल नहीं दे सका। तो उसके बाद में ये कोर्स कर लिया कोचिंग का जी, और उसमें कई आर्मी के खिलाड़ी थे, पुलिस के थे, स्टेट के खिलाड़ी थे, और उन्हें आपके जैसे शिवाजी चिंगले जो एशिया का मेडलिस्ट है जी, और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का मेडलिस्ट है, सारंग है, ये सारे, हाँ सारे उस टाइम के ही है ये पहलवान। खूप मोठं योगदान आहे, आणि कुस्ती क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राबद्दल सरांच्या मनामध्ये कायमच आदर आहे। कुस्ती क्षेत्राविषयी तर बरंचसं काही जाणून घेतलेलं आहे। आज ते रिटायरमेंट जरी झाले तरी कुस्ती क्षेत्रासाठी खूप मोठं काम करतात। आज बऱ्याचदा
नवीन तालीम होत असलं, कोणी मॅट टाकत असलं, स्पोर्ट्समधले जे साहित्य घेत असतील तर त्यांना खूप मोठं योगदान असते की बाबा हां हे मॅट चांगलं आहे, हे वस्तू चांगले आहेत, असं मार्गदर्शन करत असतात. सर जी हमारे महाराष्ट्र में अभी कई सारे एकेडमी हो रहे स्पोर्ट्स में या रेसलिंग के लिए, कई सारे चीज़ें जो रहते हैं वो मैट का भी प्रॉब्लम रहता है, वो लगता है. कई लोग मुझे फ़ोन करते कि सर जी कहीं अच्छा मैट मिलता है क्या. तो आपके कोई ऐसी जानकारी है कि बाबा आपने तो बहुत सारा योगदान कुश्ती के लिए है, आपको जानकारी है क्या इसमें कोई यहाँ पे सही से मटेरियल मिल जाता है. देखो, मैंने अपनी जॉब के दौरान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हमने कोशिश किया कि एक खिलाड़ी है उसको अच्छा रेसलिंग मैट मिले जी. और ड्यूरेबल हो, काफ़ी साल तक चले, ताकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी को बार बार उसके लिए पैसा ना खर्चा करना पड़े. लेकिन भाई वाइट हाउस ना कई बार डिपार्टमेंट के अंदर भी दिक्कत आती है कुछ खरीदने में करने में. 2-4 बार ऐसे कुछ हुआ है जो सामान ठीक नहीं गया, लेकिन हमारे को उसके ऊपर बड़ा गुस्सा नाराज़गी हुई है. ये डम्मी क्यों ठीक नहीं है, ये मैट क्यों ठीक नहीं है, ये जिम क्यों ठीक नहीं है, आपने वहाँ से क्यों लिया, ये क्वालिटी का जिम होना चाहिए था. तो ऐसे हमारा कई बार टसल थोड़ा बहुत चलता रहता था. लेकिन रिटायर होने के बाद जैसे जैसे बहुत सारे महाराष्ट्र में सेंटर खुले हैं, दूसरी स्टेट्स के अंदर भी खुले हैं, तो हमारा एक मोटिव है यार, जो रेसलिंग मैट है या दूसरा सामान है, जो जिम है आजकल, जो वो सारे जो एक्सरसाइज जिस पार्ट के लिए चाहिए उसके लिए वो अच्छा जो मटेरियल और अच्छा इक्विपमेंट जो आना चाहिए, चाहे इंडियन हो चाहे बाहर का हो. तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. हम काफ़ी जो है जिम वगैरह भेजे हैं बाहर दूसरी स्टेट्स के अंदर. महाराष्ट्र में बहुत सारे भेजे हैं, जैसे धुलिया के अंदर है, तकरीबन 25-30 लाख के हमने जिम भेजे हैं वहाँ. डॉक्टर बांबरे है जो मेंबर पार्लियामेंट है, पीछे की जो सरकार थी पहले बीजेपी की, उसमें वो मंत्री भी थे, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वहाँ पे अखाड़ा है हर हर महादेव. उसके अलावा और भी बहुत सारे मैट भेजे हैं, मैट की चद्दर भेजी है. तो और बेस्ट सामान क्रिकेट का सामान भी भेजा है, दूसरी गेम्स का भी भेजा है, गोल पोस्ट वगैरह. तो ताकि खिलाड़ी को चोट न लगे, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सामान मिले, उसको बाहर का फॉरेन से सामान ना खरीदना पड़े. लेकिन आपको पता है जहाँ मैं रहता हूँ मेरे पास ही जो वर्ल्ड की टॉप जो मार्केट है स्पोर्ट्स की जलंधर ही है. हर चीज़ अवेलेबल है. कोई ऐसी A to Z कोई गेम का कोई ऐसा कोई गेम नहीं है जिसका सामान नहीं मिलता. आपको पता होना चाहिए जैसे वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, वो उसके फुटबॉल जो है जलंधर से जाता है बन के. क्रिकेट का बॉल यहीं से जाता है, कि बैट यहीं से जाते हैं, जो जितने भी जो पैड होता है हॉकी के अंदर जो गोलकीपर पहनता है, हॉकी है वर्ल्ड की नंबर 1 जो ओलंपिक के अंदर वर्ल्ड के अंदर जो है खिलाड़ी खेलते हैं, तो यहाँ के सब सामान जाता है. तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. हम चैरिटी भी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ किसी को यार कोई गरीब बंदे हैं उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये नहीं भी अगर रेसलिंग के लिए कोई भी गेम हो तो हम हमारे जहाँ ताल्लुकात है, हमारे दोस्त लोग हैं जिनके फैक्ट्रियाँ हैं स्पोर्ट्स की, तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट करके कि चलो भाई ये कम से कम ये हम स्पोर्ट्स से हमारे को सब कुछ मिला है, स्पोर्ट्स की रोटी खा रहे हैं. तो हमने कम से कम हमने अपने टाइम में जब स्पोर्ट्समैन थे उस टाइम देखा कि हमें क्या क्या मुश्किल आई है. तो आज वो खिलाड़ियों को मुश्किल ना आए. लेकिन सब कुछ तो पूरा फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन जितना है कोशिश वी आर ट्राई एट आवर बेस्ट लेवल. नक्कीच सरांनी सांगितलेले की कुस्ती क्षेत्रामध्ये जे काही साहित्य लागेल तुम्हाला कुठलेही स्पोर्ट्स असो ते जालंधरमध्ये म्हणजे यांच्या गावात याच भागामध्ये मिळणार आहे. आणि मी कोणालाही सांगतो महाराष्ट्रामध्ये असो का भारतामध्ये असो जो आपले व्हिडिओ बघतात कोणालाही जर त्या गोष्टीची आवश्यकता असेल, कारण की बऱ्याचदा आपल्याला फोन मेसेज येतात सर मॅचचं कुठं आहे का, डमी आहे का, तर कोणाला पाहिजे असेल तर मी सरांचा पर्सनली नंबर देईन आणि तुम्ही संपर्क करू शकून त्यांचा सहकार्य घेऊ शकता. सर जी कुश्ती के बारे में आप महाराष्ट्र में बोले कि कई सारे कंपटीशन में सहभाग लिया है, विदर्भ केसरी में भी एक बार आपने तो कुश्ती खेली है, लेकिन उनके बारे में बताइए. एक्चुअली 87 में मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था एज ए कोच यवतमाल के अंदर. तो उस टाइम मैं फिट था, वैसे ज़्यादा एज भी नहीं था, मैं 28-29 का था जी. तो 1.5 महीने के बाद एक विदर्भ केसरी
एक हर साल होता है, जैसे महाराष्ट्र टाइटल केसरी होता होता, ऐसे विदर्भ केसरी है जिसमें 12-13 डिस्ट्रिक्ट है, नागपुर हेड है उसका। और जो आई थिंक डबल एमपी बने हैं, 2 बार 3 बार एमपी बने हैं, रामदास तड़स जी, जो अब बहुत विदर्भ केसरी रहे हैं। उन्होंने उस टाइम विदर्भ केसरी कराया था अपने सिटी के अंदर, देवली सिटी है और बर्दा के अंदर पड़ता, बर्दा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अखाड़े से अपने कुछ पहलवान लेके गया था मुंबई से, साइज से नहीं, उस टाइम मेरी उधर ही यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग थी। मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तो खेलने जाते थे, नेशनल भी खेलने जाते थे, लेकिन लोगों को ज़्यादा पहचान नहीं था। तो वो विदर्भ केसरी हो रहा था, तो मैं अपने 7-8 लड़के ले गया था पहलवान। तो ऐसे मेरा भी मन किया मैं भी लड़ लूँ कुश्ती। तो मैंने उस टाइम 75 kg के ऊपर था, जिसका वेट 75 के ऊपर है वो इसमें लड़ सकता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, उसमें जो मुझे लगता है कि वो विदर्भ केसरी, मुझे लगता है वो वही के स्थानिक का ही होगा ना, तो 4-5 जो नहीं 12-13 डिस्ट्रिक्ट है। आप तो बाहर वहाँ पंजाबी लोग भी हमारे रहते हैं। उधर बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में पंजाबी लोग भी रहते हैं जो पहलवानी करते हैं, नंदेड़ आसपास इधर जो है। तो हमने भी वजन दे दिया। तो मेरी कम से कम 5-6 कुश्ती हुई, 15-15 मिनट की कुश्ती थी मिट्टी में। तो 5-5 मिनट की आर पार की थी, लेकिन अगर पॉइंट 3 राउंड के जो पॉइंट गिनते थे, 5-5 मिनट के 3 राउंड थे। उसके बाद में जिसके पॉइंट ज़्यादा होते थे ना, वो जीत जाता था। जहाँ तो चित कर लो, जहाँ अखाड़ा था मिट्टी का। तो उस टाइम रोशन लाल जी एक रेलवे के ऑफिसर रहे स्पोर्ट्स के, वो भी एज ए गेस्ट थे। सतपाल जी भी गेस्ट गए थे, पहलवान जो सतपाल। बड़ा दंगल था। हाँ, बहुत बड़ा दंगल था। उसमें काफ़ी पैसे थे, एक चांदी का गुरुद्वारा रखा हुआ। तो हर साल होता। तो मैं कुश्ती लड़ के मैं फाइनल में पहुंच गया था। तो वो ऐसा होता है, उसमें फिर बाद में पता लगा भी ये पंजाब से है। तो पहले तो मेरे को निकालने लगे, हाँ पहले निकालने लगे भाई इसको यार आउट कर दो क्योंकि ये तो बाहर का है। फिर वो ये सारे गेस्ट आए थे, कुछ एमपी कुछ मिनिस्टर्स वगैरह आए थे। वो बोले यार ये तो तुमने पहले देखना था, तो अभी क्या दिखना, अभी तो कुश्ती देखनी है। तो मेरी और उसकी कुश्ती बहुत हुई थी, बढ़िया पहलवान की। और मेरे को समझ लो धक्के से हरा दिया, मतलब एक आधे पॉइंट पे ऐसे हरा दिया मेरे को। कुश्ती चल रही थी तो हमारे साथ थोड़ा इंजस्टिस हुआ। चलो चलता है, क्या करना। ठीक है, विदर्भ केसरी तो हाँ। लेकिन तब कौन बना था विदर्भ केसरी? उस टाइम उदय राज सिंह था, वो भी बेसिकली एमपी का था, मध्य प्रदेश का था, लेकिन वो जम्पल उधर के थे, नागपुर के। लेकिन उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले? नहीं, वो वही जम्पल उधर के थे, वो पदाई से उधर के थे। हाँ। तो चलो वो चलता है, एक हमारा शौक था, हमने कर लिया। तो चलो विदर्भ केसरी नहीं बन सके, चलो उप विदर्भ केसरी का खिताब हमारे को है। सर जी, मिट्टी के बारे में आप तो कुश्ती खेलते थे क्या मैट पे ही थी? नहीं, देखो हमने जो जब तक ग्रेजुएशन किया है तो हमने मिट्टी पे भी कुश्ती लड़ी है, लेकिन हम मेन मोटिव जो हमारा मैट ही था। हमारे कोच बहुत कम जाने देते थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स स्कूल, स्पोर्ट्स कॉलेज और हॉस्टलों में रह के पढ़ा हूँ। पूरा गवर्नमेंट का खर्चा था हमारे ऊपर। तो हमारा ये था पंजाब में फर्स्ट आना है, नेशनल जाना है, मेडल लेना है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंटरवर्सिटी में मेडल लेना है, यूनिवर्सिटी चैम्पियन बनना है, टीम चैम्पियनशिप का सवाल है। इस करके हमें 4-5 साल जब तक गांव में रहे पहले फर्स्ट में, उस टाइम तो हमने मिट्टी में प्रैक्टिस किया, लेकिन बाद में हमने 100% मैट पे ऊपर ही प्रैक्टिस किया। और मैट में ही करियर हुआ ये। हाँ। आज जो कुछ है मैट की उसकी बदौलत है जो भी कुछ है। और मैं तो यही सब पहलवानों को बोलूँगा, खिलाड़ियों को बोलूँगा, यार तुम मैट पे प्रैक्टिस करो। मिट्टी जो है ये 2-4 दिन का खेल है, पैसे जल्दी ख़त्म हो जाने हैं, लेकिन आप अपना कैरियर बनाओ। ऐसा है 100 पहलवान है, 100 पहलवान है किसी सेंटर में, उसमें
जो बनने वाले हैं वो 2, 3, 4 तक ही बनते हैं। तो बाकियों को चलो उनको पढ़ाई करना चाहिए, रेसलर पढ़ते नहीं है। हाँ, वो अगर पढ़ाई करें, पढ़ाई ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आगे कोर्स करो, फिजिकल टीचर के कोर्स है, पढ़ना चाहिए। रेसलर पढ़ते नहीं है, सही, उनको प्रैक्टिस करना आसान है, पढ़ना उनके लिए जो है पहाड़ हो जाता है। और पढ़ाई में बहुत अपॉर्चुनिटी है। नाही, सर जी ने एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडलेला आहे की शिक्षणाशिवाय काही नाही आहे. आज तुम्ही कितीतरी खेळाडू असला तरी शिक्षण हे महत्त्वाचंच आहे. तेवढं शाळेमध्ये आपण बऱ्याचशा तालमी बघतोय, पैलवान कुठेतरी शिक्षणामागं दिसतात. ते काळानुसार बदललं पाहिजे. सरांनी शिक्षणाबद्दल पण सांगितलेलं आहे. आणि मला वाटते कोणाला माहीत असेल किंवा नसेल की दंगल पिक्चर आलेलं काही वर्षापूर्वीचे की गीता फोगाट, बबिता फोगाट ह्यांच्या फोगाट परिवारावर खूप मोठी फिल्म झालेली आणि देशभर खूप लोक बघितलेले. पण त्याच्यातनं अनेक अशा दंगलगर साज खूप मोठं म्हणजे मार्गदर्शन होतंय त्यांना. आणि सरांनी जे आमिर खानांना आहे किंवा फोगाट परिवाराला जे कॅरेक्टरने जी भूमिका केलेली आहे त्यांना सगळं ट्रेनिंग हे सरांनी दिलेलं है. सर जी दंगल पिक्चर आया था, बहुत सारे लोगों ने तो उनके कुश्ती के ऊपर देखा ही है, लेकिन आपने ट्रेनिंग दिया आमिर खान को और जो किरदार निभाया है दंगल मूवीज़ में, उनके बारे में बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा उनके ट्रेनिंग देते समय? ऐसा है 2014 में मेरी जब दोबारा पोस्टिंग हुई बॉम्बे में कांदेवाली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उसमें उसके नेक्स्ट ईयर जो है 1.5 साल बाद तकरीबन ये दंगल फिल्म का जो ट्रेनिंग के लिए जो आमिर खान और उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह जो सारे वो हमारे कॉम्प्लेक्स पे उन्होंने विजिट किया था। तो उनको जो सूटेबल प्लेस हमारा जो कॉम्प्लेक्स था वही लगा। कहाँ था वो? कांदेवाली मुंबई में। मुंबई में। और उन्होंने देखा कि आसपास जो है सिक्योरिटी भी पूरी है जहाँ ट्रेनिंग करना, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सिक्योरिटी भी बहुत होना ज़रूरी है ना। बॉम्बे में तो वैसे ही क्राउड बहुत है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ हर तरह की फैसिलिटी है। तो उन्होंने हमारे जो है डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, तो वो फिर हायर अथॉरिटी से बात हुआ, तो उनको हमने एक हॉल बड़ा प्रोवाइड कर दिया। उसके अंदर मैट लगा दिए। तो मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं कोच था, और एक फिल्म की तरफ से कोच था, उसका नाम है कृपा शंकर। वो भी इंडिया का एक बहुत बड़ा रेसलर हुआ अपने वेट का, और उसको NS क्वालिफाइड भी है, काफ़ी नॉलेज है उसको कुश्ती का एज ए रेसलर। उसको फिर फिल्म वालों ने हायर किया। मैं और कृपा शंकर ने दोनों ने मिलके जो है उनको आमिर खान को, और वो जो सेलिब्रेट लड़कियां जिन्होंने गीता बबीता का रोल किया, उसमें महाराष्ट्र की भी लड़की है जिन्होंने उनको ट्रेनिंग कराई है। हमारे अपने ट्रेनिंग जो रेसलर थे वो भी उन्होंने फिल्म में लिए, और उन्होंने भी उनको ट्रेनिंग कराई। और आमिर खान को पहले कुछ नहीं आता था, और लड़कियां भी बिल्कुल अननोन थी, उनको कुश्ती के बारे में कुछ नहीं पता था। पहले हमने उनका सिलेक्शन किया, उनका मतलब कि ये लड़कियां जो है रेसलिंग कर सकती है, उनको पूरी रेसलिंग कराई गई, टेक्निक सिखाई गई। फिर वो टेक्निक जो लगानी थी उसके ऊपर बार बार अगेन उसके ऊपर मतलब उनको करेक्ट किया गया। आमिर खान को भी पूरी कुश्ती सिखाई गई। उसने कम से कम 2 साल कुश्ती सीखने के लगे, हरियाणवी बोली सीखने के लिए। लेकिन वो लड़कियां और जो बाकी स्टाफ था उनका जितना था जो फिल्म में था, वो सुबह से लेके शाम तक मतलब वो ट्रेनिंग हरियाणवी सीखना बोली, और जिम एक्सरसाइज डाइट, और 2 साल बहुत बिजी रहे वो, वहीं ट्रेनिंग हुआ सारा। हाँ, मैट पे। और सर जी वो शूटिंग जो हुआ मैट पे, फाइनल की कुश्ती हुई थी गीता फोगाट की, और उनके पिताजी यानी आमिर खान को एक बंद कमरे में ये किया था, लॉक किया था। वो कहाँ शूटिंग हुई? वो ये पंजाब में शूटिंग हुई थी। मेरे को भी उन्होंने इनवाइट किया था, भाई आपको भी हम ये फिल्म के अंदर रोल दे रहे हैं, आप लोगों ने बहुत काम किया है हमारे लिए। और उन्होंने हमारे को पे किया था, ऐसे कोई फ्री वाला काम नहीं था। उन्होंने पे किया, जो हमें 2-2 क्लास लेते थे, कई बार सुबह दोपहर शाम, कई बार एक बार, कई बार अंधेरी जाके कॉम्प्लेक्स है जो उसका अनुपम खेर का, वहाँ भी हमने उनको ट्रेनिंग कराने जाते थे, जिम एक्सरसाइज देते थे। बहुत अच्छी टेक्निक जो रिस्की टेक्निक होते हैं वो भी सीख गया था। तो
तो कहने का ये मतलब है उनमें सीखने की भावना थी। और जब वो शूटिंग हुई है तो पंजाब में एक लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है, हाँ। उसमें एक रायपुर का के बहुत सेफेस्ट प्लेस है, वहाँ पे उनका जो है सारा शूटिंग हुआ। और मेरे को भी उन्होंने इनवाइट किया था, आपको हम रोल दे रहे हैं, कोच का देना है, कोच भी आप आओ। क्या उसमें फिल्म? मैं नहीं आया क्योंकि डिपार्टमेंट की कई कॉम्प्लिकेशंस होती है, डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो पूछते हैं भाई सैलरी के साथ क्या एडिशनल कितने पैसे देंगे, और लॉन्ग प्रोसीजर था। दूसरा ये एक रिस्की काम था, फिर हम उसमें नहीं गए। और हमारा जितना एम था हमने पूरा किया। जी। और दूसरा जो वो फिल्म में जो कोच है जो कि अपना वो श्रेय लेना चाहता है, पिताजी तो गीता फोगाट के पीछे थे और पूरा जो योगदान है उनका उस फिल्म में दिखाया गया, लेकिन कोच बार बार ये दिखाना चाहते कि जो कुछ बनाया गीता फोगाट और वो गीता फोगाट जो मैंने बनाया, और उसमें से थोड़ा गलत भी मैसेज जाता है कि कोच ऐसे करते हैं कि पिताजी को बंद कमरे में किया। ऐसे कुछ लोग, वो ट्रू स्टोरी है या क्या ऐसे कोई फिल्म भी बनाई जाती है उसके बारे में कोच के एक मन दुखा भी होता है उसके बारे में? देखो हमने आमिर खान से बात किया था, उसके बारे में कोच का और उनका कोच का और उनका वाद विवाद भी हुआ था, आपने ये सीन कैसे बना दिया, ये कर दिया। लेकिन आमिर खान ने बोला भाई अगर हमने जे ऐसे एक खिलाड़ी को पहलवानी करते, जहाँ उसको कोच को ट्रेनिंग कराते, उसको और उसका खाना पीना जो सही ढंग पे कराते, अगर वो दिखाते जाएंगे तो फिल्म कोई नहीं देखने आएगा, जो हॉल होगा ना वो खाली होगा, खाली पिक्चर होगी चलेगी। वो बोला किसी का जैसे दाल सब्जी बनाते हैं उसको भी थोड़ा मसाला लगाना पड़ता है, पिक्चर का तो वो पिक्चर का मसाला था, वो ऐसा नहीं था। तो इस करके कुछ लोगों ने उसके वाद विवाद भी किया, लेकिन वो उनका जितना है नॉलेज की तरह उतनी बात करता है। तो उससे आमिर खान से मेरी पर्सनली बात हुआ था, तो उसने बोला जी ऐसा कुछ नहीं है भाई, भाई इसको मशहूर करना है, इसको आगे लेके जाना है, इस पूरी दुनिया में जाएगी, डब होगी आगे, पहले लोग इंडिया में देखेंगे। और उसको पिक्चर को ज़्यादा चाइना में देखा गया, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर देखा गया, और कंट्रियों में भी उस पिक्चर को बहुत अच्छा लगा लोगों को देख के। वो एक मसाला था, बाकी कुछ नहीं था। और जो कोच था वो ओरिजिनल अभी रियल लाइफ में कोच था या कोई ऐसा ही एक्टर जो पिक्चर में दिखाया था? वो एक्टर था, वो रियल कोच नहीं था, ही वाज नॉट ए रियल कोच। सर जी, लेकिन वो मूवीज मैंने जब देखा है तो पूरा जो किरदार है वो रियल रेसलर लग रहे थे। कितना टाइम लगा इनको? नहीं वो बन गए थे रेसलर ही बन गए। या वो उनको हमने उनको कोई कमी नहीं छोड़ी ट्रेनिंग के, जो बड़ी सिस्टमेटिकली कृपा शंकर और मैं, हमें दोनों ने मिलके सिस्टम बनाया। उनको मैट के ऊपर उनको चोटें भी लगी है, एक लड़की का तो कॉलर बोन टूट गया था, घुटना पे चोट लगी थी, एंकल हो गया था, इवन आमिर खान के ये यहाँ फ्रैक्चर हो गया था जहाँ हाथ पे। और वो जब ट्रेनिंग करता था तो इससे ट्रेनिंग करता था, जब जिम भी करते थे। और जब उसने वजन कम किया है तो एक दो बार तो उसका शुगर भी डाउन हो गया था हमारे देखते देखते। वो मतलब डेडिकेशन है, और लड़कियों ने बहुत डेडिकेटेड, देवर वेरी डेडिकेटेड। कई बार तो रोने लग जाती थी, मतलब इतना चोट लग जाता था। तो दो उसमें बच्चियां हैं, छोटी बच्चे हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं कहीं बाहर के? जो सानिया सना शेख जो मेन लड़की है ना, वो श्रीनगर की है, उसका बॉम्बे में है हो रहे थे। उसका जो मदर है, उसका जो मदर है वो मुस्लिम है और बाप उसका पंजाबी है। तो जो दूसरी लड़की है बबीता बंटी है, वो सानिया मल्होत्रा है, वो बेसिकली जलंधर की है और दिल्ली में रहते हैं वो। तो जो छोटी लड़कियां थी, जो गीता का रोल करती छोटी लड़की, वो भी श्रीनगर की थी, मुस्लिम लड़की थी। तो दूसरी लड़की जो है उसकी छोटी होती का रोल है बबीता
का, वो दिल्ली की है। तो जो रेसलर थे उनका भाई या दूसरा है, वो भी हमारे ट्रेनी थे जी जी जी। हॉस्टल के। लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म बनी, और मुझे लगता है उससे, उस फिल्म से कुश्ती का भी थोड़ा फायदा हो गया होगा। नए नए बंदे, लड़कियां हैं कुश्ती की तरफ से, अदर स्पोर्ट्स से भी आए होंगे। आप देखो ना, उससे स्पोर्ट्स बहुत ऊपर उठा रेसलिंग। जी जी। लड़कियों का परफॉर्मेंस लड़कों से कम नहीं है। वर्ल्ड में लड़कियों के बहुत मेडल आ रहे हैं। और आज तो देखो 2-2 बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं। सीनियर का तो अभी को वर्ल्ड चैंपियन ही बना सुशील कुमार के बाद। लेकिन लड़कियों में जूनियर में वर्ल्ड चैंपियन आ रही है। एक लड़की अभी है, अंतला क्या नाम है उसका, पंगाल है। वो अंतिम, उसने 2 बार का देखो वर्ल्ड चैंपियन बन गई जूनियर की। ऐसे वो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगी। लड़कियों की परफॉर्मेंस लड़कों से भी आ गई है, कम नहीं है। तो ये सारा फिल्म से जो है ना, इनको बहुत इनकरेज मिला। जैसे हॉकी में शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी चक दे इंडिया, तो यही है, ऐसे फिल्में बननी चाहिए जिससे हमारा स्पोर्ट्स ऊपर आए। सही है सर। और कुश्ती में तो नाम है, लेकिन फिल्म जगत में भी आपने कई सारे अभिनेता, जो कि कई हीरो भी है, कोई विलन भी है, इनके साथ भी अच्छा संबंध है। सर जी, आपने पहलवान ओमकार शिंदे ने कई सारे फोटो भेजे मुझे, जो कि आपने फिल्म में जो कैरेक्टर है उनके साथ फोटो है। इनके बारे में बताइए। रेसलर के लिए ट्रेनिंग के लिए आते थे। और दया नायक, ये दया शेट्टी है। ये दया शेट्टी इसमें ना, जब मैं 89 में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेरी पोस्टिंग हुई बॉम्बे, उस टाइम जो दया शेट्टी है, ये डिस्कस थ्रो फेंकता था। इनका होटल था हमारे हॉस्टल के पास। जी जी। तो ये इसको कभी कभी हम दंड बैठक लगवाते थे। तो हमारे रेसलर का ये बहुत अच्छा दोस्त था। हमारे रेसलिंग मैट के ऊपर भी कई बार आगे इसने एब्डोमिनल एक्सरसाइज करता था। फिटनेस के लिए बहुत सारी हमने इसको और भी एक्सरसाइज कराई। तो इसका बॉडी बहुत अच्छा था। तो हमारा इसके बड़ा मोहब्बत इससे पड़ गया उस टाइम। फिर हमारे को कई बार इसने बाहर घुमाने लेके जाना, कई बार होटल में बैठना, इनके साथ खाना खाना। तो हमारा जो है ना, बहुत एक अच्छा दोस्त बन गया। तो उसके बाद में हमारा आना जाना हो गया। आज भी दया शेट्टी जो है, जब मेरी रिटायरमेंट पार्टी हुई तो मैंने इसको कॉल किया। तो मेरे को बोला, कोच साहब, मैं जो आपका जो सेंटर है ना, इसके बाहर से निकल रहा हूँ मैं कहीं। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके मेरा रिटायरमेंट पार्टी है, आज पार्टी चल रहा। तो वो 10 मिनट के अंदर वहाँ आके एज ए गेस्ट आया और सबको मिला। और उसका बॉडी लैंग्वेज भी जैसे बड़े पहलवानों जैसा ही। हाँ, मेरी बात होती रहती है, वेट भी अच्छा है। मेरी आमतौर पे बात होती रहती है उससे। और दूसरे तेलुगु मूवीज में है या हिंदी मूवी है, कई सारे मूवीज में जो कि विलन का किरदार निभाते हैं। हाँ जी। उनके बारे में बताए, वो कैसे आप दोनों की पहचान हो गई? जैसे मुकेश ऋषि है। हाँ। वो यहाँ जम्मू से है बेसिकली, वो भी पंजाबी है। हाँ। तो वो भी मेरे एक बार हॉस्टल में आया था। अपने बेटे को लेके, बोला कोच साहब ऐसे ऐसे करके इसको आगे हमने फिल्म में लेके जाना है, इसको फिल्म बनानी है। तो इसका जो बॉडी जो है फिट होना चाहिए, आप इसको कैसे भी फिट करो। तो दारा सिंह जी का है, साला साहब है, रतन औलख, वो हमारा दोस्त है, वो लेके आया था। और राघव ऋषि या लड़का उसका आगे। तो हमने उसको 1 साल ट्रेनिंग दिया। कभी एथलेटिक कोच के पास भेजा, कभी फुटबॉल कोच के पास भेजा, कभी मैंने उसको जो वेट लिफ्टिंग का कोच था उसके पास भेजा, कभी अपने पास 2 दिन उसको रेसलिंग की ट्रेनिंग कराई। तो फिर स्विमिंग के लिए भेजा हमने उसको। मतलब अलग अलग गेम्स, वॉलीबॉल के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो हमारे वो पहलवानों के साथ भी पहलवानी अच्छी करने लग गया था। फिर वो फिट हो गया। फिट होने के बाद फिर वो फिल्म बनाई उसने। कौन सी फिल्म है? फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है। पंजाबी है ना? हाँ, पंजाबी फिल्म बनाई है उसने। अभी मेरे को लगता 1.5 साल पहले कुछ ऐसी आई है। उसका पिताजी का मेरे को कॉल भी आया था। जी 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 जी। वो बोला, कोच साहब मैंने आपको मिलने आना है। मुझे कुछ जिम चाहिए जलंधर से, जहाँ जिम लेके दो। ये फिल्म होगी, इसका नाम क्या है? अभी पंजाबी में है, क्या नाम है? यही फिल्म होगी। हाँ, यस। निडर निडर होता है जो डरे ना किसी से। हाँ। फियरलेस।
इसमें कोई पहलवानी का रोल था या नहीं, ऐसे ही? मैं एक्चुअली बाहर चला गया था, कनाडा चला गया था उस टाइम पे, मैं देखा नहीं। जी उन्होंने बुलाया भी था मेरे को। तो जैसे ये दंगल में बुलाते ही है, जैसे दंगल में प्रीमियर शो हुआ था, उसमें हम विद फैमिली हम लोग गए, हमारे कार्ड आए थे, हमारे को गेस्ट जो बहुत सारे हमारे साथ गए थे, उसमें सेलिब्रिटी लोग होते हैं। जी जी जी। ऐसे चलता रहता। सर जी, नरसिंह यादव के बारे में बताएं। उनका महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम है, 3 बार त्रिवार महाराष्ट्र केसरी है, और अभी तो DSP। देखो, जो नरसिंह यादव है ना, उसका जो बेसिकली कोच तो मैं नहीं हूँ जी। क्योंकि जब वो आया था सेंटर में, उसका भाई था, उसका संदीप यादव का भाई था, जो नेशनल का 2-3 बार का मेडल आया। अभी वो रेलवे में है, संजय यादव, वो हमारी ट्रेनी है। तो लेकिन नरसिंह यादव जो है, नेशनल कैंप मेरे पास वो 4 साल रहा, 2007 से लेकर 2010 तक। मैं और जगमिंदर जो चीफ कोच है, पहलवान कोच है, उन्होंने हमने ट्रेनिंग उनको कराई है। वो बहुत अच्छा रेसलर है। उसके बाद में 2014 में से लेके जब 2019 तक, उस टाइम भी हमने उनको ट्रेनिंग कराई है। सब मिलकर ट्रेनिंग चलती थी बच्चों की जो है, उसमें उसने हमारे हाथ से ट्रेनिंग लिया है, और हमने उनको दिन रात जो ट्रेनिंग कराई है। बाकी कोचेज ने भी कराई है, क्योंकि सेंटर होता है, जो सेंटर का जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो रेसलर है, तो ऑटोमेटिकली जो जितने कोच होंगे सब ट्रेनिंग कराते हैं। जी सही। तो बहुत अच्छा रेसलर है, हमारी बहुत इज्जत करता है। जब भी हम जाते हैं तो हमारे लिए मतलब वो बहुत ही प्यार करता है। मतलब कोई भी काम है, मतलब तकरीबन कॉल उनके आते रहते हैं। संदीप यादव है उनके साथ, वो भी वर्ल्ड कप मेडलिस्ट है, वो भी बहुत अच्छा रेसलर, रेलवे में है, जो DSP है पुलिस में। वो अच्छे रेसलर है, और एज ए मैन बहुत बढ़िया है। बहुत गरीब है, और बहुत स्वभाव से अच्छा है। दे आर वेरी वेरी कोई घमंड वगैरह नहीं, बहुत बढ़िया है। वो सारे रेसलर अच्छे हैं, क्योंकि यूपी के है पहलवान, जैसे यूपी के लोग जो है ना, बहुत सारे लोग बॉम्बे के अंदर सेटल्ड है, तो वो भी एक जम्पल तो बॉम्बे के ही है। तो ऐसा कोई नहीं है बात, मराठी है जहाँ, वो बॉम्बे के सारे एक ही है। नहीं, अभी वो तो मराठी मिक्स हो गए। मुंबई में आए तो सब वो अभी मराठी हो गए। हाँ, बॉम्बे सबका है। हाँ। और दूसरा सर जी, बहुत सारे चेहरे जो है अपने नाम तो निकाला है, लेकिन इन सभी महाराष्ट्र के पहलवानों से जो कि आपका फेवरेट पहलवान कौन सा है? अब अकेले का मैं नाम लूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट हो गई, और उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जिसमें संदीप अप्पा है, जो लूणीगंज में बहुत बड़ा खड़ा चला रहे हैं, जानता राजा, मैं गया वो उसके वो छोटा होते ही बहुत अग्रेसिव था, कुश्ती के लिए काम करना चाहता था। आज वो करोड़ों रुपए कुश्ती के लिए लगा रहा अपनी जेब से। मैं उसके साथ, हम इकट्ठे रहते हैं कई बार उनके खड़े, मैं उनके पास ही ठहरता हूँ। लेकिन उसकी जो सोच है ना, यही लगी रहती कि मैं कुश्ती के लिए, जो मेरी जिंदगी के 4 दिन है, मैं कुश्ती के लिए लगाऊँ। वो इतना समर्पित है, मतलब वो जो उसको कोई भी काम बोलो, कोई स्पोर्ट्स का, तो वो अपने मतलब पीछे नहीं हटता। कोई स्टेट का टूर्नामेंट है, किसी बच्चे को कोई डाइट की ज़रूरत है, कोई उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो अकेले खड़ा हो जाता। और ऐसे रविंद्र पाटिल है जी, जो रवि पाटिल है, शाहपुरी कोल्हापुर के, हाँ, बहुत गुड, अच्छा, बहुत अच्छा रेसलर भी है, एज ए मैन भी बहुत अच्छा, और उसमें गट्स भी बहुत है। जो बात बोलना मुंह पे बोलता है। और दूसरा जो ओमकार शिंदे है रेसलर, मौली कटके है, ये बहुत समर्पित है। इवन अशोक माने है। एक का मैं नाम लूँ ना, मेरे लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से। आपने तो बताया। और दूसरी ये चीज़ है कि आज जो इंटरव्यू ले चुका हूँ, अभी ले रहा हूँ, पहलवान ओमकार शिंदे, जे की महाराष्ट्र केसरी अभिजित कटके यांचे दाजी आहेत, ह्यांनी खूप मोठं सहकार्य केलं की आपल्याला सरांबद्दल माहिती दिलेली आहे। सर जी, ओमकार शिंदे का मैं दिल से शुक्रिया मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सहयोग किया इस इंटरव्यू के लिए। और मैं ओमकार शिंदे की चलो बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जो ओमकार शिंदे है ना, ये एक रेसलर तो बहुत अच्छा है, एज ए मैन बहुत अच्छा है। दूसरा, उनके ऊपर जो है ना, भगवान की बहुत कृपा है। और तीसरा, उनके जो रिश्तेदार है अभिजीत कटके, जो उनका जीजा जी है, वो बहुत अच्छी फैमिली है। मेरे को इस करके खुशी है क्योंकि जो मौली कटके है वो हमारा चेला है,
वो हमारा ट्रेनी है। और आगे उनका जो रिश्तेदार ओमकार शिंदे जी वो भी हमारा ट्रेनी है। अभी वो हमारा मतलब बच्चों की तरह है। जब भी हम जाते हैं उनके पास ठहरते हैं तो बहुत प्यार करते हैं। और एक मैं बात भूल गया, जैसे जो अच्छे रेसलर जो अच्छे अखाड़े चला रहे हैं हमारे, आज कुश्ती को वो ही लीड कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को कुश्ती के अंदर आगे आना चाहिए। जो महाराष्ट्र केसरी हो रही है, इतना बड़ा कंपटीशन है, स्टेट लेवल के कंपटीशन है, सिलेक्शन ट्रायल्स है, महापौर केसरीज होते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में होते हैं। उनको कराने में जैसे संदीप पप्पा पुंडवे, इनका बहुत योगदान है। रामदास तड़स की जगह है जो MP है, मेंबर पार्लियामेंट। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। इवन महेश लांडगे जो अपने है MLA है, मेरे को ऐसा लगता है वो अच्छा है। पिंपरी चिंचवड़, वो कितने अच्छे रेसलर भी रहे हैं, कितना उनका नाम है, कितना वो पैसा लगाते हैं। ऐसे लोगों को आना चाहिए, कुश्ती इनके हाथों होनी चाहिए। जो पुराने हैं उनको तो मेरे को लगता यही अच्छा हो, उनको अपने अभी पीछे हट जाना चाहिए। और आगे उनके जो चेला बालका है, जो रेसलर है, वो ही सही काम कर सकते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद उनके ऊपर आना चाहिए। सही है। और एक दूसरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर, संवेदनशील है, कई को बुरा भी लगेगा, कई को सही भी लगेगा, कि आजकल महिला पहलवानों की कुछ कारण, कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ, इसी कारण थोड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि कई सारे लड़कियों के पिताजी अखाड़े में या महिला रेसलिंग सेंटर में डालना चाहते थे, लेकिन उस कारण से कई छोटे छोटे बच्चे उसको घर में फिर से वापस बुलाया है। क्या कहेंगे ऐसे कोच वो या बाहर के जो इधर उधर टूर होते हैं, उसमें कोई गलत काम ऐसा होता है क्या सच में? और ये जो मैसेज जा रहा है समाज में, ऐसा हमने ना कुछ सुना है ना देखा है। हम बहुत सारे सालों से एक कुश्ती के साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल कैंपों में भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है मेरे हिसाब से। कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपनी जो दिल की आवाज़ से बोलते हैं और सब बच्चे सेफ हैं। रेसलिंग के हमारे पास लड़कियां भी रही हैं, इंटरनेशनल लड़कियां भी हुई है बॉम्बे के अंदर। जो है किसी लड़की के साथ कोई इंजस्ट हो गया तो कोई बोल सकती है। ऐसे बच्चे भी जो है बहुत स्टैंडर्ड के, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं किया। नेशनल कैंप लगते हैं, बहुत स्टैंडर्ड से लगते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके अंडर ही कैंप लगते हैं और फेयर ट्रायल होते हैं। बिल्कुल किसी के साथ कोई हेरा फेरी, कोई इनजस्टिस नहीं होता। अगर होता भी है कुछ तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसको वीडियो पे देख सकते हैं, दोबारा उसको ठीक कर सकते हैं। बाकी आपको पता है आजकल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से तो ये स्पोर्ट्स में भी घुस गई है। लेकिन क्या कर ये सकते कुश्ती जगत का बहुत नुकसान हो गया, नाम खराब हो रहा है, बदनामी हो रही, ये तो कुश्ती जगत का नुकसान ही होगा इसी कारण। बस इसके बारे में हम क्या बोले, ये तो ऐसा जो नहीं होना चाहिए और सबको मिल बैठ के अच्छी बात करनी चाहिए। इसमें जो आने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, उनके पेरेंट्स के ऊपर उनकी जो नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो एक ना लय होती है, जैसे एक चलता जा रहा है लगातार काम, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाए तो वो सालों साल जो है पीछे पड़ जाता है। चलो आगे हम तो यही चाहते हैं, हमारी आशा है, इसी में सब कुछ मिला है, इसी में आगे परिवार बच्चे पढ़ रहे हैं, इस लेवल तक पहुँचे हैं। और ये कुश्ती का भला होना चाहिए। हमारे आने वाला जो पनीरी है जो वो अच्छी तरह ट्रेनिंग करे, आगे बढ़े और देश का नाम ऊंचा करे, यही हमारी आशा है। ठीक है, तो बहुत समय लिया है सर ने, और लास्ट आखिर का एक ही क्वेश्चन है मेरा सर जी से। अभी रेसलिंग के लिए अच्छे दिन आ गए, क्योंकि बहुत सारे रेसलर अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे। इंडिया का टीम जो है मैट में भी अच्छे बंदे अभी आगे जा रहे, देश का नाम रोशन कर रहे। जो नए बंदे, उनको आपका क्या मार्गदर्शन है? मेरा जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जब नीचे से ऊपर आ रहे हैं मेडल जीत के, उनको मेरा एक ही कहना है कि आप जी जान दिल से हार्ड मेहनत करो और बढ़िया खुराक खाओ, अच्छा अपना जो है बिहेवियर रखो, कोच की इज्जत करो, क्योंकि जो भी आपको कोई भी सिखाता है, अच्छा काम सिखाता है, वही आपका कोच है। और आप अपनी सेहत का ध्यान रखो और एक दूसरे का भला करो, और कुश्ती का जो नाम है उसका जो अपना देश है उसमें हम टॉप पे आने चाहिए रेसलिंग के अंदर, यही मेरी आशा है। और आपको लेस ठीक है।
तर मंडळी सरांची मुलाखत घेतलेली आहे. बराचसा वेळ झाला, मला वाटते तासापेक्षा जास्त मुलाखत होईल आणि ही डिटेल्स आहे कारण की सोनेरी माणसं आपल्याला कुस्ती क्षेत्रामध्ये भेटलेले आहे. काल मी यांच्या इथं आलो आहे. खूप मोठं सहकार्य सरांचं लाभलेलं आहे आणि पाहुणचार मस्तपैकी केलेला आहे. मला असं वाटत नव्हतं की आपण एवढ्या लांब येईल आणि सरांसारख्या एवढ्या महान अशा कोच सरांची मुलाखत येईल, कारण की अनेक असे हिरे घडवले महाराष्ट्रामध्ये. आज टॉपचे पहलवान आहेत, बरेचसे पहलवान त्यांचे शिष्य आहेत. तर अशा महान अशा कोच सरांची आपल्याला मुलाखत घेऊन खरोखर भारी वाटलं आणि हे सगळं जे घडलेलं आहे पहलवान ओंकार शिंदे जे की वाघोली पुण्याचे आहेत, महाराष्ट्र केसरी अभिजितदादा खटके यांचे दाजी आहेत. त्याबद्दल मी प्रथमतः त्यांचं मनापासून आभारी आहे, कारण एवढं छान असं आपल्याला मुलाखत घेता आलं. तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज सर्वसामान्यापर्यंत ही मुलाखत यावी, ह्या गोष्टी आठवणीत राहाव्या या उद्देशाने ही मुलाखत घेतलेली आहे. तर ही इंटरव्ह्यू तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की सांगा. भेटूया एखाद्या अशाच व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.